नमस्कार श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है परमवीर चक्र सीरीज के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में। यह श्रृंखला समर्पित है उन रणबांकुरों को जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस, त्याग और निस्वार्थ देशभक्ति से भारत माता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वे केवल सैनिक नहीं बल्कि भारत माता के ऐसे सपूत थे जिन्होंने असंभव को संभव बनाकर दिखाया। आज हम बात कर रहे हैं उस वीर योद्धा की जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में ऐसी वीरता और नेतृत्व का परिचय दिया जिसने उन्हें बना दिया भारत का गौरव। परमवीर चक्र विजेता मेजर धन सिंह थापा आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट परमवीर शेखावत जो भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं और आज हमारे साथ मेजर थापा की वीर गाथा को साझा करने आए हैं। लेफ्टिनेंट परमवीर शेखावत, आपका स्वागत है इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले कृपया हमारे श्रोताओं को अपने बारे में संक्षिप्त में बताएं। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं लेफ्टिनेंट परमवीर शेखावत राजस्थान के झुंझुनू जिले से आता हूँ। मैं पिछले 2 सालों से देवभूमि उत्तराखंड में तैनात हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पृष्ठभूमि से जहाँ इस वीर योद्धा का जन्म हुआ और उनके जीवन की नींव पड़ी। कौन थे मेजर थापा? मेजर धन सिंह थापा का जन्म 28 अप्रैल 1928 को ब्रिटिश भारत के शिमला में हुआ था। वे नेपाली मूल के थे और एक अनुशासित देशभक्त और परिवार में पले बड़े थे। उनके पिता का नाम पदम सिंह थापा था। बचपन से ही उनमें नेतृत्व करने की भावना और कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा था। वे खेलों में भी अव्वल थे और पढ़ाई में भी, लेकिन उनके दिल में हमेशा सेना में जाने का एक जुनून था। यही जुनून भारतीय सेना तक उन्हें लेकर गया। सर, सेना में उनकी यात्रा कब और कैसे शुरू हुई? मेजर धन सिंह थापा ने 28 अगस्त 1939 को 18 गोरखा राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया। यह वही बटालियन है जिसे बाद में सिरिजिप पोस्ट की ऐतिहासिक लड़ाई का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उनकी शुरुआती पोस्टिंग में ही उनके नेतृत्व, कौशल और अनुशासन की मिसालें देखने को मिली। उन्हें कमीशन 21 फरवरी 1951 को मिला और 1953 को उन्हें लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त हुआ। फिर 1957 में उन्हें कैप्टन बनाया गया और जल्द ही मेजर के रूप में अपने साथियों का नेतृत्व करने लगे। यह वो समय था जब भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढ़ रहा था और फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारत ने अग्रिम पोस्ट की स्थापना शुरू की थी। क्या आप इस रणनीति और सिरिजप पोस्ट की अहमियत के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जी बिल्कुल। 1962 से पहले भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को लेकर भारी तनाव था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत भारत ने विवादित क्षेत्रों में कई अग्रिम चौकियां बनाई, जिसमें से एक थी सिरिजिप पोस्ट जो पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर स्थित थी। यह पोस्ट चुशुल एयरफील्ड की सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस पोस्ट की कमान डेल्टा कंपनी के मेजर धन सिंह थापा को सौंपी गई थी। केवल 28 गोरखा जवानों के साथ, जी हाँ, केवल 28 गोरखा जवानों के साथ उन्होंने 48 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभाला। और फिर आया 20 अक्टूबर 1962 का दिन, एक ऐतिहासिक और निर्णायक मोड़। क्या हुआ था उस दिन? 20 अक्टूबर की सुबह 4:30 बजे चीन की ओर से जबरदस्त मोटर और तोपों से गोलाबारी शुरू हो गई थी। तब बमबारी 2 घंटे से अधिक चली और उसके बाद करीबी 600 चीनी सैनिक सिरिजिप पोस्ट की ओर तेजी से बढ़े, लेकिन मेजर धन सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं ने लाइट मशीन गन और राइफल से जबरदस्त जवाबी फायर दिया। पहला हमला नाकाम रहा। फिर दूसरी बार हमला हुआ, इस बार और भी भारी संख्या में, लेकिन एक बार फिर भारतीय सेना ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। तीसरे हमले में टैंकों और झीलों की ओर से एम्फीबियस बोट्स का उपयोग किया गया। इस समय स्थिति बेहद विकट हो गई थी। इतनी भारी संख्या में हमले और संसाधनों की कमी, फिर भी पोस्ट पर डटे रहना, ये अपने आप में अद्भुत है। उस समय मेजर थापा कैसे अपने जवानों का मनोबल बनाए रख पाए? उस समय मेजर थापा लगातार मोर्चे से मोर्चे तक जा रहे थे, सबको प्रोत्साहित कर रहे थे। उनके सेकंड इन कमांड सूबेदार मीन बहादुर गुरुंग भी वीरता से लड़ रहे थे। जब उनके बंकर ढह गया तब मलबे से बाहर निकलकर उन्होंने दोबारा मशीन गन चलाने लगे जब तक शहीद ना हो गए। पोस्ट पर केवल 7 जवान बचे थे। अब दुश्मन ने टैंक और रॉकेट लॉन्चर के साथ हमला किया, लेकिन मेजर धन सिंह थापा डटे रहे। जब तक बम उनके बंकर पर गिरा तो वे उसमें से निकल आए और आमने सामने की लड़ाई में कई चीनी सैनिकों को मार गिराया। यह अपने आप में असाधारण साहस है। जब गोलियां खत्म हो गई
फिर भी हाथों से लड़ते रहना, इसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी दे सकेंगे? जी, पहले तो यह माना गया कि पूरी पोस्ट वीरगति को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन बाद में यह पता चला कि मेजर थापा और 2 अन्य जवान को बंदी बना लिया गया है। मेजर धन सिंह थापा युद्धबंदी के रूप में चीन ले जाया गया और वहां उन्हें मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई क्योंकि उन्होंने चीनी प्रचार के लिए बयान देने से इनकार कर दिया था। लेकिन उन्होंने भारत और सेना के सम्मान में कभी भी समझौता नहीं किया। नवंबर 1962 में जब युद्ध खत्म हुआ तब वह रिहा हुए। सर, उनकी यह वीरता किस प्रकार सम्मानित की गई, ये भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। भारत सरकार ने 20 अक्टूबर 1962 को दिखाई गई अद्वितीय वीरता के लिए मेजर थापा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। यह सम्मान न केवल उनकी बल्कि भारतीय सेना की उस अटूट भावना का प्रतीक है जो हर सैनिक में बसती है। सेना से सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपना जीवन किस प्रकार से बिताया, इस बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। सेना से 1980 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वे लखनऊ में बस गए। उन्होंने कुछ समय के लिए वहां सहारा एयरलाइंस में डायरेक्टर के तौर पर भी कार्य किया। फिर 6 सितंबर 2005 को उनका निधन हुआ। उनकी स्मृति को कैसे संजोया गया? भारतीय सेना ने पेंगोंग झील के पास फिंगर 3 क्षेत्र में स्थित एक स्थायी पोस्ट का नाम मेजर धन सिंह थापा पोस्ट रखा। इसके अलावा शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया उनके नाम पर एक एमटी धन सिंह थापा नामक एक तेल का टैंकर भी जारी किया। ईडन गार्डन कोलकाता के एक स्टैंड को भी उनके नाम से समर्पित किया गया। मेजर धन सिंह थापा ने हमें यह सिखाया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो हालात से नहीं अपने हौसलों से लड़ता है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। बिल्कुल, उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि राष्ट्रभक्ति केवल युद्ध में हथियार उठाना ही नहीं बल्कि अपने मूल्यों और आदर्शों के लिए डटे रहना भी है, चाहे वह युद्धबंदी ही क्यों न बनना पड़े। मेजर धन सिंह थापा की गाथा हमें यह सिखाती है कि असंभव केवल मन की एक सीमा है जिसे सच्चा सैनिक लांघ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बातचीत के लिए। इसी के साथ आज का यह विशेष एपिसोड यहीं समाप्त होता है। हमने मेजर धन सिंह थापा के जीवन और बलिदान की उस कहानी को जाना जो हर भारतीय को यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता मुफ्त में नहीं मिली। यह उन रणबांकुरों की कुर्बानियों की सींची गई धरोहर है। आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे युवा भी यह समझ सकें कि असली नायक वे हैं जो देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और परमवीर चक्र विजेता की गाथा के साथ। जय हिंद, जय भारत।